कहानी की शुरुआत कई 100 साल पुराने एक भयानक युद्ध से होती है, जब पूरी दुनिया और खूंखार वैम्पायरों के बीच चल रही जंग की आग में जल रही होती है। वैम्पायर ताकत, रफ्तार और क्रूरता में इंसानों से कई गुना आगे होते हैं। उनकी वजह से इंसानी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे शहरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जहाँ हर चीज पर चर्च का राज होता है। लेकिन इस युद्ध को खत्म करने के लिए चर्च एक ऐसा फैसला लेता है जो इतिहास बदल देता है। वे कुछ खास योद्धाओं को तैयार करते हैं जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है। इन योद्धाओं को ऐसी शक्तियां दी जाती हैं जिनकी बदौलत वे अकेले ही दर्जनों वैम्पायरों का सामना कर सकते हैं। आखिरकार लंबी और खूनी लड़ाई के बाद प्रीस्ट वैम्पायरों को हरा देते हैं और बचे हुए वैम्पायरों को कैद कर दिया जाता है। मगर युद्ध खत्म होते ही चर्च को उन्हीं प्रीस्टों से डर लगने लगता है जिन्हें उसने खुद बनाया था। उनकी बढ़ती ताकत चर्च के लिए खतरा बन जाती है, इसलिए एक एक करके सभी प्रीस्टों को उनके पद से हटा दिया जाता है। जो कभी इंसानों के सबसे बड़े रक्षक थे, अब वही समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ चर्च पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता है और पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लेता है। कई साल बाद कहानी एक वीरान और बंजर इलाके में पहुंचती है, जहां ओवेन अपनी पत्नी शैनन के साथ खेतों की जांच कर रहा होता है। वह रेडिएशन मापने वाली मशीन से आसपास की जमीन को देखता है और उसे उम्मीद होती है कि शायद अब यहाँ खेती की जा सकती है। तभी उनकी बेटी लूसी घर लौटती है और खाने को लेकर शिकायत करने लगती है। बातों बातों में पता चलता है कि लूसी चोरी छिपे शहर चली गई थी। ये सुनते ही ओवेन गुस्से से भर उठता है, क्योंकि उसने साफ मना किया था कि वह आउटपोस्ट से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन लूसी अब खुद को बच्ची नहीं मानती। उसे लगता है कि उसके पिता उसे बेवजह कैद करके रख रहे हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है, लेकिन तभी शैनन बीच में आकर माहौल शांत कर देती है। सब कुछ सामान्य लग ही रहा होता है कि अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। ओवेन बाहर देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूर से वैम्पायरों का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए ओवेन अपनी पत्नी और बेटी को छिप जाने के लिए कहता है। शैनन लूसी को घर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में बंद कर देती है और उसे किसी भी हालत में आवाज न करने की चेतावनी देती है। इसके बाद वह खुद ओवेन के साथ बाहर चली जाती है। तहखाने में बंद लूसी सिर्फ गोलियों की आवाजें, चीखें और अपने माता पिता की दर्दनाक पुकारें सुनती रहती हैं। कुछ ही देर बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। तभी धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खुलता है। कोई रहस्यमयी शख्स अंदर उतरता है और उसे देखते ही लूसी डर से जम जाती है। इसके बाद कहानी कैथेड्रल सिटी पहुंचती है, जहां चर्च का पूरा नियंत्रण होता है। यहाँ हर इंसान की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। जैसे ही एक प्रीस्ट शहर की सड़कों से गुजरता है, चर्च की घंटियां बजने लगती हैं और सभी लोग सम्मान में रुक जाते हैं। पूरे शहर में एक आवाज गूंजती है कि चर्च का विरोध करना भगवान का विरोध करने के बराबर है। वह प्रीस्ट एक कन्फेशन रूम में जाता है और अपने पापों की माफी मांगता है। वहाँ उसकी पहचान होते ही चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु की कृत्रिम छवि उसके सामने दिखाई देती है। प्रीस्ट बताता है कि उसे बार बार पुराने युद्ध के डरावने सपने आते हैं और हर बार वह अपने एक साथी को बचाने में नाकाम रहता है। अब उसका विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। धर्मगुरु उसे समझाता है कि बुराई हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है, लेकिन त्याग और मेहनत से उसका सामना किया जा सकता है। इसके बाद वह प्रीस्ट को प्रार्थना करने का आदेश देकर वहाँ से विदा कर देता है। कुछ देर बाद वही प्रीस्ट अपने घर लौट रहा होता है। घर पहुँचते ही प्रीस्ट देखता है कि एक अजनबी उसका इंतजार कर रहा है। वह खुद को ऑंगस्टीन शहर का शेरिफ हिक्स बताता है, जहाँ प्रीस्ट का भाई ओवेन रहता है। हिक्स जो खबर सुनाता है, उसे सुनकर प्रीस्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओवेन गंभीर रूप से घायल है, शैनन मारी जा चुकी है और लूसी को वैम्पायर अपने साथ ले गए हैं। हिक्स बताता है कि लूसी हमेशा अपने चाचा को सबसे महान वैम्पायर शिकारी मानती थी। उसे पूरा यकीन है कि अगर कोई उसे वापस ला सकता है तो वह सिर्फ यही प्रीस्ट है, इसलिए वह उससे मदद मांगने आया है। लेकिन प्रीस्ट तुरंत कोई फैसला नहीं कर पाता। वह सबसे पहले चर्च के धर्म गुरुओं के पास जाकर दोबारा अपनी शक्तियां वापस देने की मांग करता है। वह उन्हें वैम्पायरों के हमले की पूरी सच्चाई बताता है, मगर चर्च उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। बड़े धर्म गुरु उसकी बात पर हंसते हुए कहते हैं कि कोई भी वैम्पायर अपनी कैद से बाहर नहीं निकला है। उनके मुताबिक यह हमला सिर्फ रेगिस्तान में रहने वाले लुटेरों का काम है और शेरिफ पूरी तरह गलत है। प्रीस्ट बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि खतरा सचमुच लौट चुका है, लेकिन चर्च का फैसला बिल्कुल साफ होता है। उसे चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने धर्म गुरुओं के आदेश का विरोध किया तो उसे हमेशा के लिए चर्च से निकाल दिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ लूसी एक तेज रफ्तार ट्रेन में लोहे के पिंजरे के अंदर कैद होती है। आसपास मौजूद वैम्पायर उसे डराने की कोशिश करते हैं। तभी उनके बीच से एक रहस्यमयी और खतरनाक वैम्पायर सामने आता है, जिसे सब ब्लैक हैट के नाम से जानते हैं। वह कहता है कि यह पिंजरा उसकी सुरक्षा के लिए है। लूसी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि उसका चाचा जरूर उसे बचाने आएगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ब्लैक हैट तो इसी पल का इंतजार कर रहा है। आखिरी बार चर्च का एक धर्मगुरु प्रीस्ट को समझाने की कोशिश करता है कि युद्ध बहुत पहले खत्म हो चुका है और उसे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रीस्ट अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तभी पुलिस उसे रोकने पहुंच जाती है। अगले ही पल प्रीस्ट अपने वर्षों पुराने नियम तोड़ देता है। वह बिजली जैसी रफ्तार से सभी पुलिस वालों को पल भर में हरा देता है और साफ कर देता है कि अब वह चर्च के आदेश नहीं बल्कि अपना रास्ता चुनेगा। इसके बाद
बाद वह अपने पुराने हथियार निकालता है, उन्हें तैयार करता है और अपनी तेज रफ्तार बाइक पर सवार होकर कैथेड्रल सिटी छोड़ देता है। लंबा सफर तय करने के बाद वह अपने भाई के उजड़े हुए घर पहुंचता है। वहां उसे परिवार की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसके अंदर बदले की आग और भी भड़क उठती है। तभी शेरिफ हिक्स भी वहां आ जाता है और दोनों साथ मिलकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। आखिरकार प्रीस्ट अस्पताल पहुंचता है, जहां ओवेन मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा होता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर पहली बार दर्द साफ दिखाई देता है। ओवेन अफसोस जताता है कि वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। उसे लगता है कि अगर उसके पास भी प्रीस्ट जैसी ताकत होती तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन प्रीस्ट उसे दिलासा देता है। वह कहता है कि ओवेन ने शैनन को वह खुशहाल जिंदगी दी जो वह कभी नहीं दे सकता था। यह सुनकर ओवेन अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाता है और अपने भाई से एक वादा लेता है, लूसी को हर हाल में वापस लाना और उन सभी वैम्पायरों का हमेशा के लिए अंत कर देना। अपने भाई के अंतिम संस्कार के बाद शेरिफ हिक्स प्रीस्ट को एक बेहद अहम खबर देता है। वह बताता है कि चर्च अब उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। सभी धर्मगुरु उसकी तलाश में हैं और उन्होंने साफ आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर लूसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। हिक्स कहता है कि वह भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन प्रीस्ट उसकी काबिलियत परखने के लिए साफ मना कर देता है। तभी हिक्स अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और हवा में आती गोली को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। जब प्रीस्ट उससे उसकी निशानेबाजी के बारे में पूछता है तो हिक्स पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि चाकू से भी ज्यादा उसका निशाना बंदूक से सटीक है। हिक्स की नजर तभी प्रीस्ट के बैग में रखी गोलियों पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछता है कि जब प्रीस्ट बंदूक चलाते ही नहीं तो इन गोलियों का क्या मतलब है। प्रीस्ट बताता है कि ये गोलियां उसके लिए नहीं बल्कि हिक्स के लिए हैं। उधर कैथेड्रल सिटी में चर्च के सबसे ताकतवर धर्मगुरु एक और बड़ा फैसला लेते हैं। वे प्रीस्टों की एक खास टीम को आदेश देते हैं कि किसी भी हालत में उस भगोड़े प्रीस्ट को पकड़ कर लाया जाए, चाहे वह जिंदा हो या मरा हुआ। इधर प्रीस्ट अपने भाई ओवेन को शैनन की कब्र के पास दफनाता है। अपने परिवार को खोने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। दोनों वापस आउटपोस्ट पहुंचते हैं और वहां सुराग तलाशने लगते हैं। जांच के दौरान प्रीस्ट को जमीन पर कुछ ऐसे पैरों के निशान मिलते हैं जो न तो इंसानों के होते हैं और न ही वैम्पायरों के। इन्हीं रहस्यमयी निशानों का पीछा करते हुए वे सबसे नजदीकी वैम्पायर रिजर्वेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में हिक्स बताता है कि यह इलाका एक गिरे हुए वैम्पायर कबीले का है और सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकलना बेहद जरूरी होगा। कुछ देर बाद दोनों उस रिजर्वेशन के अंदर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे इलाके में कोई पहरेदार नहीं होता, सिर्फ इंसानों जैसे दिखने वाले फैमिलियर्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। हिक्स बताता है कि ये लोग अपनी मर्जी से वैम्पायरों के सेवक बन चुके हैं। एक फैमिलियर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब प्रीस्ट लूसी के बारे में पूछता है तो वह साफ इनकार कर देता है। प्रीस्ट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। अंदर का दृश्य पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। प्रीस्ट एक फैमिलियर को पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसके मालिक वैम्पायर के ताबूत को खोल देगा। तभी अचानक दर्जनों फैमिलियर्स चारों तरफ से हमला कर देते हैं। बाहर खड़ा हिक्स भी अचानक घिर जाता है, लेकिन ठीक समय पर प्रीस्ट पहुंच जाता है और बिजली जैसी रफ्तार से लगभग सभी दुश्मनों को खत्म कर देता है। सिर्फ एक फैमिलियर जिंदा बचता है। उससे पूछताछ करने पर वह उल्टा प्रीस्ट को ही असली राक्षस बताता है और कहता है कि वैम्पायरों ने कभी उसके साथ गलत नहीं किया। इसी दौरान सूरज पूरी तरह डूब जाता है। फैमिलियर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल जमीन के नीचे रखे ताबूत एक एक करके खुलने लगते हैं। उनमें से खतरनाक वैम्पायर बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते प्रीस्ट और हिक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी प्रीस्ट अपनी जेब से एक बाइबल निकालता है। अगले ही पल बाइबल के अंदर छिपे हुए धारदार हथियार बाहर निकल आते हैं। पलक झपकते ही 2 वैम्पायर मौत के घाट उतर जाते हैं। इसके बाद वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रीस्ट अकेला कई वैम्पायरों से भिड़ जाता है, जबकि हिक्स बंदूक से उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायरों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि हिक्स जल्दी ही उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है। आखिरकार प्रीस्ट उसकी जान बचाता है और एक एक करके बाकी वैम्पायरों को भी खत्म कर देता है। तभी अचानक एक वैम्पायर डरकर वहाँ से भाग निकलता है। प्रीस्ट दोबारा उस घायल फैमिलियर से पूछताछ करता है। इस बार वह सच उगल देता है। वह बताता है कि लूसी को पश्चिम की तरफ ले जाया गया है, लेकिन जाते जाते वह एक ऐसी चेतावनी भी देता है। उसके मुताबिक प्रीस्ट को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि उसका सामना किस चीज से होने वाला है। इतने में भागा हुआ वैम्पायर वापस लौट आता है और फिर से हमला कर देता है। एक और भयंकर लड़ाई होती है और वहाँ से सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर निकलता है, प्रीस्ट। बाहर हिक्स पहले से ही बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों अब अगली मंजिल के बारे में सोचते हैं। प्रीस्ट को यकीन होता है कि लूसी को पश्चिम में मौजूद 16 मीरा हाइव ले जाया गया है। हिक्स हैरान रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से युद्ध के दौरान ऐसी सभी हाइव नष्ट कर दी गई थी। फिर भी दोनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में प्रीस्ट हिक्स को वैम्पायरों से लड़ने के खास तरीके सिखाता है। वह बताता है कि वैम्पायर इंसानों की तरह नहीं
चलते उन्हें हराने के लिए उनकी अगली चाल का पहले से अंदाजा लगाना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ वही ठग जो नकली हथियार बेच रहा था ब्लैक हैट से मिलने पहुंच जाता है। वह जानकारी के बदले इनाम मांगता है, लेकिन ब्लैक हैट मुस्कुराता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। डर के मारे वह तुरंत सब सच बता देता है कि लूसी के गायब होने के बाद प्रीस्ट शेरिफ के साथ शहर पहुंच चुका है। ब्लैक हैट उसकी जानकारी से खुश तो होता है, लेकिन इनाम देने की बजाय उसका खून पी जाता है और उसे भी एक फैमिलियर में बदल देता है। इसी बीच चर्च की एक महिला प्रीस्ट भी आउटपोस्ट पहुंच जाती है। वह बाकी प्रीस्टों से अलग होकर अकेले ही प्रीस्ट के पीछे निकल पड़ती है। दूसरी ओर प्रीस्ट और हिक्स लगातार पश्चिम की तरफ बढ़ते रहते हैं। सफर के दौरान प्रीस्ट पूछता है कि क्या ओवेन को हिक्स और लूसी के रिश्ते के बारे में पता था। हिक्स स्वीकार करता है कि वह लूसी से प्यार करता है, लेकिन उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। यह सुनकर प्रीस्ट एक कड़वी सच्चाई कहता है, अगर लूसी वैम्पायर बन चुकी होगी तो वह बिना हिचकिचाए उसे भी मार देगा। हिक्स यह बात सुनकर साफ इनकार कर देता है। उसके लिए किसी भी हालत में लूसी की जान सबसे ज्यादा मायने रखती है। आखिरकार दोनों उस रहस्यमयी 16 मीरा हाइव तक पहुंच जाते हैं। ऊंची दीवारें पार करके जैसे ही वे अंदर उतरते हैं, प्रीस्ट के पुराने युद्ध की यादें ताजा होने लगती हैं। वह पूरे इलाके में रोशनी करता है और हिक्स को आदेश देता है कि अगर कुछ भी हिलता हुआ दिखाई दे तो तुरंत गोली चला देना, बस उसे छोड़कर। इसके बाद प्रीस्ट गहरे सुरंगों में उतर जाता है। दूसरी तरफ हिक्स को मिट्टी में दबा हुआ एक बच्चे का खिलौना मिलता है। उधर सुरंगों में आगे बढ़ते हुए प्रीस्ट किसी परछाई का पीछा करता है, लेकिन अचानक सामने चर्च की वही महिला प्रीस्ट आ जाती है। वह बताती है कि चर्च ने उसे भी भेजा है, लेकिन उसने बाकी टीम का साथ छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि प्रीस्ट सच बोल रहा है। तभी सुरंगों में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। दोनों दौड़कर हिक्स के पास पहुंचते हैं, जहां उनका सामना उस हाइव के सबसे खतरनाक रक्षक से होता है। अगले ही पल तीनों मिलकर उस राक्षस से भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान वह राक्षस प्रीस्ट को इतनी जोरदार टक्कर मारता है कि वह बेहोश होकर दूर जा गिरता है। इसके बाद वह महिला प्रीस्ट का पीछा करने लगता है, लेकिन आखिरी पल में प्रीस्ट फिर से उठ खड़ा होता है। तीनों मिलकर उस राक्षस को घेर लेते हैं और जब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तभी प्रीस्ट अपने घातक वार से उस विशालकाय हाइव गार्डियन का हमेशा के लिए अंत कर देता है। लेकिन जिस विशालकाय हाइव गार्डियन को मरा हुआ समझा जा रहा था, वह अचानक फिर से हिलने लगता है। इससे पहले कि वह दोबारा हमला कर पाता, हिक्स बिना देर किए अपनी बंदूक से सीधा उसके सिर पर गोली चलाता है। इस बार वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद प्रीस्ट और महिला प्रीस्ट आपस में बात करते हैं, जबकि हिक्स बाहर पहरा दे रहा होता है। महिला प्रीस्ट को एक बात लगातार परेशान कर रही होती है। वह सोचती है कि जब यह हाइव कई साल पहले बर्बाद कर दिया गया था, तो फिर इसकी रक्षा करने वाला इतना खतरनाक जीव अब तक जिंदा कैसे था। इसके बाद वह प्रीस्ट को एक और चेतावनी देती है, अगर लूसी वैम्पायर में बदल चुकी होगी तो हिक्स कभी उसे मारने नहीं देगा। प्रीस्ट शांत स्वर में कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि हिक्स ऐसा होने देगा। इसके बाद तीनों हाइव के और भी अंदर बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई देता है जिसे हाल ही में दोबारा बनाया गया था। अंदर पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। वहां एक विशाल नया हाइव तैयार किया गया था, जिसमें हजारों वैम्पायरों की सेना पाली जा सकती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरा हाइव बिल्कुल खाली पड़ा था। जांच के दौरान महिला प्रीस्ट हिक्स को बताती है कि बाकी प्रीस्टों के मुकाबले इस प्रीस्ट को चर्च ने काफी बाद में चुना था, इसलिए उसे सबसे बड़ा बलिदान देना पड़ा था। इसी बीच हिक्स को अचानक हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़ा एग्जिट गेट मिलता है जो सीधे जेरिको नाम के शहर की तरफ जाता था। उधर उसी समय एक रहस्यमयी ट्रेन जेरिको स्टेशन पर आकर रुकती है। स्टेशन का कर्मचारी हैरान रह जाता है क्योंकि ट्रेन का दरवाजा खुलने के बाद भी कोई बाहर नहीं निकलता। जैसे ही वह पास जाकर अंदर झांकता है, अगले ही पल एक खूंखार वैम्पायर उसे अंदर खींच लेता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद ट्रेन से ब्लैक हैट बाहर निकलता है। वह सिर्फ एक इशारा करता है और अगले ही पल पूरे शहर पर वैम्पायरों का हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। एक वैम्पायर सीधे एक घर में घुसकर परिवार के मुखिया को मार देता है। देखते ही देखते पूरा शहर मौत के मैदान में बदल जाता है। ब्लैक हैट यह सब आराम से देख रहा होता है। तभी चर्च की तरफ से भेजे गए तीनों प्रीस्ट उसके सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्लैक हैट उनकी ताकत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। कुछ ही पलों में वह पहले प्रीस्ट को बेहद आसानी से मार देता है। इसके बाद वह बाकी दोनों को भी मारने की बजाय अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है। अगली सुबह प्रीस्ट, हिक्स और महिला प्रीस्ट जेरिको पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके कदम रुक जाते हैं। पूरा शहर वीरान पड़ा होता है। न कहीं कोई इंसान दिखाई देता है और न ही किसी जिंदगी की आवाज सुनाई देती है। तीनों अलग अलग होकर पूरे शहर की तलाशी लेने लगते हैं। महिला प्रीस्ट को कुछ डायनामाइट मिलती है, जबकि प्रीस्ट एक खाली घर की जांच करता है। कुछ देर बाद हिक्स और महिला प्रीस्ट दोबारा मिलते हैं। हिक्स बताता है कि
पूरे शहर में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। महिला प्रीस्ट कहती है कि वैम्पायरों के लिए यहाँ बहुत ज्यादा शिकार मौजूद था। आखिरकार वे दोनों प्रीस्ट को शहर के बीचों बीच खड़ा पाते हैं। वह चर्च से आए मारे गए प्रीस्टों के शवों के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है। हिक्स हैरान होकर पूछता है कि आखिर कौन सा वैम्पायर तीन प्रीस्टों को मार सकता है। प्रीस्ट कहता है कि यह कोई साधारण वैम्पायर नहीं है, ये एक बिल्कुल नई किस्म का दुश्मन है। तभी उसे अचानक एक और सच्चाई समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि सूरज निकलने से पहले सारे वैम्पायर आखिर गायब कैसे हो गए थे। तीनों तुरंत रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में हिक्स बताता है कि यही रेल लाइन सीधे दीवारों से घिरे बड़े शहरों तक जाती है और जेरिको आखिरी स्टेशन है। इतना सुनते ही प्रीस्ट और महिला प्रीस्ट दोनों समझ जाते हैं कि यह पूरा हमला पहले से रची गई एक चाल थी। वैम्पायरों ने जानबूझकर सभी प्रीस्टों को शहरों से बाहर बुलाया था ताकि असली हमला बिना किसी रुकावट के सीधे इंसानी शहरों पर किया जा सके। महिला प्रीस्ट अपने पास रखी डायनामाइट दिखाती है और एक नई योजना बनाती है। उसके मुताबिक वह रेलवे ट्रैक उड़ा देगी, जबकि प्रीस्ट और हिक्स ट्रेन में घुसकर लूसी को बचाएंगे। प्रीस्ट अपनी मोटरसाइकिलों में ईंधन भरने चला जाता है। उधर ट्रेन के अंदर ब्लैक हैट घायल और डरी हुई लूसी को खाना देता है। वह कहता है कि वह पाप, सजा और चर्च की गुलामी से हमेशा के लिए आजादी चाहता है। लूसी चुपके से एक छोटा चाकू छिपा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वह है कौन। ब्लैक हैट मुस्कुराकर कहता है कि वैम्पायर इंसानों से कहीं ज्यादा शुद्ध हैं और अब पूरी दुनिया को उन्हीं की तरह पवित्र बनाया जाएगा। वह यह भी कहता है कि इस काम में लूसी और उसका चाचा दोनों उसकी मदद करेंगे। इधर जेरिको में हिक्स एक सवाल पूछता है जो उसके मन में काफी देर से चल रहा होता है। अगर लूसी सचमुच वैम्पायर बन गई तो क्या प्रीस्ट सच में उसे मार देगा? महिला प्रीस्ट कहती है कि जो इंसान एक बार वैम्पायर बन जाता है वह फिर इंसान नहीं रहता। मिशन पर निकलने से पहले तीनों मारे गए प्रीस्टों का अंतिम संस्कार करते हैं। इसी दौरान महिला प्रीस्ट से कहती है कि उसकी ताकत चर्च से नहीं बल्कि भगवान से मिली है। फिर वह अपने दिल की सबसे बड़ी बात बता देती है। वह स्वीकार करती है कि वह उससे प्यार करती है। इतना ही नहीं, वह यह भी मान लेती है कि उसके दिल के किसी कोने में कभी यह इच्छा भी थी कि शायद शैनन की मौत के बाद वह हमेशा के लिए उसके करीब आ सके। इसके बाद वह उसे एक बेहद खास हथियार सौंपती है। दूसरी तरफ हिक्स अचानक प्रीस्ट पर बंदूक तान देता है। वह साफ कहता है कि अगर उसने वादा नहीं किया कि वह लूसी को नहीं मारेगा तो वह यहीं उसे गोली मार देगा। तभी महिला प्रीस्ट एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर हिक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लूसी असल में ओवेन की बेटी नहीं है, वह खुद प्रीस्ट की सगी बेटी है। जब वह बहुत छोटी थी तब प्रीस्ट ने अपने सबसे बड़े बलिदान के रूप में उसे ओवेन को सौंप दिया था ताकि वह सामान्य जिंदगी जी सके। ये सच्चाई सुनकर हिक्स पूरी तरह शॉक रह जाता है। प्रीस्ट उससे कहता है कि अगर उसने अभी उसे मार दिया तो लूसी को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। कुछ ही देर बाद वे ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं। प्रीस्ट आखिरी बार महिला प्रीस्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, रेल की पटरी हर हाल में उड़ जानी चाहिए। इसके बाद हिक्स ट्रेन के पिछले हिस्से से अंदर घुस जाता है। महिला प्रीस्ट अपनी बाइक की नाइट्रो गति बढ़ाकर तेजी से आगे निकल जाती है। उसके पीछे कई फैमिलियर्स पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हिक्स ट्रेन के अंदर बने वैम्पायरों के अड्डे में प्रवेश कर जाता है। वहीं प्रीस्ट ट्रेन की छत पर चढ़ता है जहां उसका इंतजार खुद ब्लैक हैट कर रहा होता है। यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। ब्लैक हैट कोई साधारण वैम्पायर नहीं बल्कि कभी खुद एक प्रीस्ट था। वह युद्ध के दिनों में प्रीस्ट का सबसे करीबी साथी हुआ करता था जिसे सभी मरा हुआ समझ चुके थे। ब्लैक हैट बताता है कि वैम्पायर क्वीन ने उसे इंसान और वैम्पायर का एक शक्तिशाली मिश्रण बना दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह प्रीस्ट को अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है ताकि दोनों फिर से भाइयों की तरह शहर लौट सकें। लेकिन प्रीस्ट का सिर्फ एक सवाल होता है, लूसी कहाँ है? ब्लैक हैट मुस्कुराकर कहता है कि लूसी उसके फैसले का इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही प्रीस्ट उस पर हमला कर देता है। ब्लैक हैट बड़ी आसानी से उसके हर वार को रोक देता है और कहता है कि अब उसे हराना नामुमकिन है। उधर महिला प्रीस्ट रेलवे ट्रैक पर डायनामाइट लगा देती है। जैसे ही वह विस्फोट की तैयारी करती है, कई दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं। वह अकेले ही सभी को मौत के घाट उतार देती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस डेटोनेटर पर पड़ती है जिसे एक फैमिलियर पहले ही निष्क्रिय कर चुका होता है। अब उसके सामने एक नई और पहले से भी ज्यादा खतरनाक चुनौती खड़ी हो चुकी होती है। दूसरी तरफ ट्रेन की छत पर प्रीस्ट और ब्लैक हैट के बीच अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की ताकत लगभग बराबर होती है और हर वार का जवाब उसी ताकत से मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ब्लैक हैट इस लड़ाई में भारी पड़ने लगता है। वह एक बार फिर प्रीस्ट को अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है। उसके मुताबिक दोनों मिलकर पूरी दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन प्रीस्ट साफ इनकार कर देता है और पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। ब्लैक हैट उसके हर वार को बड़ी आसानी से बचा लेता है। फिर एक जोरदार हमला करके प्रीस्ट को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। उसे लगता है कि अब प्रीस्ट मर चुका है, लेकिन प्रीस्ट आखिरी पल में ट्रेन के नीचे लटक कर किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। उधर ट्रेन के अंदर हिक्स अकेले ही वैम्पायरों के बीच रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में कई सोए हुए वैम्पायर उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से उनसे बच निकलता है। तभी उसकी नजर लूसी पर पड़ती है, जिसे एक फैमिलियर जबरदस्ती दूसरे डिब्बे की ओर ले जा रहा होता है। हिक्स दरवाजा उड़ाने ही वाला होता है कि अचानक प्रीस्ट ट्रेन की दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गिरता है। अगले ही पल चारों तरफ से वैम्पायर उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। हिक्स लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अंधेरे में लड़ना उनके लिए भारी पड़ेगा। इसलिए वह ट्रेन की छत में कई गोलियां मार देता है। छत टूटते ही तेज धूप अंदर आने लगती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही कई वैम्पायर जलने लगते हैं।
हैं और पूरा डिब्बा अफरा तफरी में बदल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर प्रीस्ट और हिक्स लूसी का पीछा करते हैं, लेकिन तभी ब्लैक हैट उनके सामने आ जाता है। वह एक ही वार में हिक्स को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है। खुशकिस्मती से हिक्स जिंदा बच जाता है और तुरंत एक फैमिलियर की मोटरसाइकिल छीनकर ट्रेन का पीछा करने लगता है। उधर ब्लैक हैट और प्रीस्ट के बीच एक बार फिर भयानक मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी दौरान लूसी खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और पास खड़े फैमिलियर को आग के हवाले कर देती है। तभी ब्लैक हैट लूसी के सामने वह सच बता देता है जिसे उससे हमेशा छिपाया गया था। वह कहता है कि प्रीस्ट ही उसका असली पिता है। ये सच्चाई सुनकर लूसी पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसी बीच लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। ब्लैक हैट अपनी तलवार से प्रीस्ट को दीवार में आर पार गाड़ देता है। इसके बाद वह लूसी को पकड़कर ट्रेन से बाहर ले जाता है और पीछे जलती हुई ट्रेन में प्रीस्ट को मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ महिला प्रीस्ट समझ जाती है कि अब डेटोनेटर काम नहीं करेगा। वह बिना एक पल गंवाए डायनामाइट अपने ही मोटरसाइकिल पर बांध देती है और पूरी रफ्तार से ट्रेन की तरफ बढ़ जाती है। उधर प्रीस्ट होश में आता है और किसी तरह खुद को दीवार से छुड़ा लेता है। जब ब्लैक हैट लूसी को वैम्पायर बनाने ही वाला होता है, तभी प्रीस्ट अचानक वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान लूसी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगती है, लेकिन आखिरी पल में प्रीस्ट उसका हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों ट्रेन के किनारे लटक रहे होते हैं। ब्लैक हैट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें नीचे धक्का देने की कोशिश करता है। उसी समय महिला प्रीस्ट अपनी बाइक समेत हवा में छलांग लगा देती है। अगले ही पल उसकी बाइक सीधे ट्रेन से टकरा जाती है। जबरदस्त धमाका होता है। प्रीस्ट सही समय पर लूसी को लेकर ट्रेन से छलांग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन आग के गोले में बदल जाती है। इस धमाके के साथ ब्लैक हैट और उसके लगभग सभी वैम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हिक्स भी वहां पहुंच जाता है। वह राहत की सांस लेता है क्योंकि प्रीस्ट और लूसी दोनों जिंदा होते हैं। लूसी दौड़कर हिक्स के गले लग जाती है। कुछ ही देर में महिला प्रीस्ट भी वहां पहुंच जाती है। जलती हुई ट्रेन के मलबे के बीच सिर्फ ब्लैक हैट की टोपी दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत देती है कि उसका अंत हो चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती ही।